नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। यदि आप हिंदी विषय को लेकर के यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। पिछली क्लास में हम लोगों ने आदिकालीन साहित्य के बारे में पढ़ा था। यह टॉपिक पूरा नहीं हो पाया था, इसमें से एक टॉपिक कुछ छूट गया था। आज हम लोग अध्ययन करेंगे गोरखनाथ की अन्य रचनाओं के बारे में। पहला पॉइंट दिया है निरंजन पुराण, वैराट पुराण, विवेक मार्तंड, सिद्ध सिद्धांत, अमरोद्र शासनम, महार्थ मंजरी आदि। अब पढ़ेंगे। अगला पॉइंट दिया है गोरखवाणी का संपादन पीताम्बर दत्त वर्तवाल ने किया। वह इसकी भाषा को सधुकड़ी, खड़ी बोली, मिश्रित राजस्थानी बताया। अब देखते हैं अगला पॉइंट। गोरखनाथ का समय विविध मत। गोरखनाथ 10वीं से इनका समय है। गोरखनाथ इनका समय 10वीं से 11वीं सदी के समय मौजूद माने जाते हैं, किंतु विद्वानों में मतभेद हैं। यथा अगला पॉइंट दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी व राहुल सांकृत्यायन ने 9वीं से 10वीं सदी माना है। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल व रामकुमार वर्मा ने 12वीं व 13वीं सदी माना है। अगला पॉइंट दिया है सर्वमान्य मत 10वीं सदी, यानी गोरखनाथ का जो सर्वमान्य मत है समय के लिए वह है 10वीं सदी, यानी गोरखनाथ का जो समय है सभी विद्वानों ने माना है 10वीं सदी। अब देखते हैं अगला पॉइंट। नाथ साहित्य में सर्वाधिक गद्य गोरखनाथ द्वारा रचित है। अगला पॉइंट देखते हैं। अलख निरंजन का नारा गोरखनाथ ने दिया। यह पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। अब देखते हैं अगला पॉइंट। अपने युग की तंत्र मंत्र से भयभीत जनता को भयमुक्त करना गोरखनाथ का सबसे बड़ा योगदान है। अगला पॉइंट देखते हैं। निर्गुण ब्रह्म और एकेश्वरवाद की निश्चित अवधारणा से पूरे भारतवर्ष को धार्मिक मतांतरों से ऊपर उठाकर एकता के सूत्र में बांध दिया। पूरे भारतवर्ष में अलख निरंजन का नारा गूंज उठा। अगला पॉइंट दिया है जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9 है। अब भी लोग नवनाथ और 84 सिद्ध कहते सुने जाते हैं। अब देखते हैं। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट दिया है आदिकाल में हम मुख्य रूप से 4 प्रकार के साहित्य का अध्ययन करते हैं। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया, वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय चला। अगला पॉइंट दिया है जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। अगला पॉइंट दिया है आदिकाल में सर्वाधिक गद्य साहित्य नाथों द्वारा रचित है। साथियों, ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का पहला गद्यकार कहा है, किंतु पुष्टि हेतु दिए गए उदाहरण अप्रामाणिक है। जैन साहित्य, दरबारी व धार्मिक साहित्य। समय है 9वीं से 13वीं सदी।
सर्वाधिक जैन साहित्य की सर्जना गुजरात के काठियावाड़ में हुई। अगला पॉइंट दिया है, जैन साहित्य को संरक्षण राष्ट्रकूट, चालुक, सोलंकी राजाओं ने दिया। अगला पॉइंट दिया है, जैन साहित्य दरबारी व धार्मिक साहित्य की कोट में आता है। जैन रचनाकार आश्रयदाता स्वयंभू रेड़ा, राष्ट्रकूट नरेश, ध्रुव के सामंत। पुष्पदंत भरत, राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण के अमात्य। हेमचंद्र जयसिंह, सिद्धराजवा, कुमारपाल, सोलंकी वंश। अब हम लोग पढ़ेंगे जैन साहित्य अन्य तथ्य, यानी जैन साहित्य के अन्य तथ्यों के बारे में। आदिकाल में चरचरी, फागु, रास, रासव, चरिवकाव्य शैलियों में केवल जैन रचनाकारों ने सर्जन की। टब्बा, जैन साहित्य में गद्य टिप्पणियाँ टब्बा कहलाती हैं। जैन साहित्य का उद्देश्य जैन धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना। अब हम लोग पढ़ेंगे जैन साहित्य की विशेषताओं के बारे में। पॉइंट दिया है, जैन साहित्य मूलतः धार्मिक श्रेणी का साहित्य किंतु काव्यत्व की उपेक्षा नहीं। अगला पॉइंट दिया है, जैन साहित्य में उपदेशात्मक एवं रहस्यात्मकता की प्रवृत्ति मिलती है। वैभव विलास के स्थान पर सदाचार युक्त सात्विक जीवन जीने पर बल। अगला पॉइंट दिया है, मानवीय सुख दुख, प्रेम व वैराग्य की अनुभूति भी देखी जा सकती है। जैन साहित्यकारों ने चरिव काव्यों में जैन महापुरुषों के विस्तृत चरित्र लिखे हैं। अगला पॉइंट दिया है, जैन साहित्यकारों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उत्तर भारत की ब्राह्मणवादी रामकथा परंपरा को ध्वस्त कर दिया। इतिहास प्रसिद्ध आख्यानों एवं पौराणिक आख्यानों को भी जैन धर्म के रंग में रंगकर प्रस्तुत किया। अगला पॉइंट दिया है, अपभ्रंश में लिखे गए राम और कृष्ण काव्यों में धार्मिकता का इतना गहरा पुट आ गया है कि ब्राह्मणवादी राम कथा व कृष्ण कथा से इनका कोई सामंजस्य स्थापित नहीं होता। इन रचनाकारों ने कृष्ण कथा व महाभारत को हरिवंश पुराण नाम से लिखा है। अगला पॉइंट दिया है, इन्होंने जैन धर्म की शिक्षा देने के लिए लोक कथाओं का सहारा लिया है, अतः इनके यहाँ मार्मिक कथा प्रसंग, प्रकृति चित्रण व नारी सौंदर्य का सूक्ष्म अंकन भी हुआ है। अगला पॉइंट दिया है, व्याकरण ग्रंथ, श्रृंगार, शौर्य, अन्योक्त एवं नीति संबंधी फुटकल पद भी जैन रचनाकारों द्वारा रचित हैं। अगला पॉइंट दिया है, अगर जैनों की रचनाओं पर से जैन विशेषण हटा दिए जाए तो वे योगियों और तांत्रिकों की रचनाओं से बहुत भिन्न नहीं लगेंगी। वे ही शब्द, वे ही भाव और वे ही प्रयोग घूम फिरकर उस युग के सभी साधकों के अनुभव में पाए जाते हैं। यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला कथन दिया है, जैन रचनाकारों का मुख्य उद्देश्य धर्म की व्यवस्था स्थापित करना है। काव्य का श्रृंगार करना इनका उद्देश्य बहुत कम था। इसीलिए जैन रचनाकारों में कोई बड़ा लक्षण कभी नहीं हुआ। जैन साहित्य मूलतः धार्मिक श्रेणी का ही है, किंतु इससे उनके काव्यत्व की क्षति नहीं हो पाई। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। नोट, रासो साहित्य जैन साहित्य से भिन्न है। अगला पॉइंट दिया है, जैन साहित्य में सर्वाधिक साहित्य जिस शैली में लिखा गया चरिव, किंतु जैन साहित्य में सर्वाधिक
लोकप्रिय काव्य शैली रास। अब हम लोग अध्ययन करेंगे स्वयंभू के बारे में। इनका समय है 783 ईस्वी। पॉइंट दिया है, राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। अगला पॉइंट दिया है, राहुल सांकृत्यायन ने स्वयंभू को हिंदी का पहला महान कवि माना है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वयंभू की रचनाओं के बारे में, यानी स्वयंभू की कौन कौन सी रचनाएं हैं। पौमचर्यु, रिठेडमीचर्यु, अरिष्टनेमिचर्यु, हरिवंश पुराण। स्वयंभू छंद। अगला पॉइंट है, पौमचर्यु पहला जैन रामायण माना जाता है। इसी आधार पर स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अगला पॉइंट दिया है, पौमचर्यु अधूरा ग्रंथ था तथा इसे त्रिभुवन स्वयंभू ने किया। अगला पॉइंट दिया है, स्वयंभू के काव्य परिसर का दायरा इतना व्यापक है कि यहाँ राजकीय जल क्रीड़ाओं से लेकर बड़े बड़े महाजनपदों तक, रनिवासों से लेकर युद्ध क्षेत्र तक इनका काव्य क्षेत्र फैला हुआ है। प्रोफेसर नामवर सिंह। अगला पॉइंट दिया है, आदिकाल में कड़वक पद्धति के जन्मदाता स्वयंभू है। अगले साहित्यकार हैं पुष्पदंत। इनका समय है 10वीं सदी। पुष्पदंत की उपाधियां हैं अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक। अगला पॉइंट दिया है, पुष्पदंत को अपभ्रंश का भारवी, अपभ्रंश का माघ, अपभ्रंश का वेदव्यास भी कहा जाता है। अब पढ़ेंगे पुष्पदंत की रचनाओं के बारे में। 63 महापुरुष गुणालंकारो। इस ग्रंथ को महापुराण व हरिवंश पुराण भी कहा जाता है। इस ग्रंथ के आधार पर पुष्पदंत ने अभिमान मेरु की उपाधि धारण की। अगला पॉइंट दिया है, पुष्पदंत ने रामकथा लेखन में गुणभद्र की उत्तर पुराण का अनुसरण किया। साथियों, ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस पुस्तक में गर्वपूर्वक कहते हैं कि जो इस पुस्तक में है वह अन्यत्र कहीं नहीं है। पुष्पदंत की अगली रचना है रय कुमार चरित या नागकुमार चरित। इस ग्रंथ में पुष्पदंत के व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। अगला पॉइंट दिया है, इनके पिता केशव भट्ट प्रारंभ में शैव थे, यानी शंकर जी के उपासक थे। बाद में ये जैन धर्म में दीक्षित हो गए। पिता के साथ ही पुष्पदंत ने भी जैन धर्म की दीक्षा ली। अगला पॉइंट दिया है, रय कुमार चरित की भाषा ब्राह्मण अपभ्रंश से प्रभावित है। संभवतः पुष्पदंत उत्तर भारत के निवासी रहे होंगे, क्योंकि इनकी भाषा ब्राह्मण अपभ्रंश से प्रभावित दिखलाई देती है। यह है डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार। अगली रचना है जसहर चरित या यशोधर चरित। कोश ग्रंथ, देशज शब्दों का शब्दकोश। पुष्पदंत में सांप्रदायिक आग्रह व खंडन का जोश अधिक मिलता है, जो सहृदयता स्वयंभू में मिलती है, वह पुष्पदंत में नहीं। अगला पॉइंट है, राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय के महामात्य भरत व भरत के पुत्र नंद के आश्रय में पुष्पदंत ने रय कुमार चरित, जसहर चरित लिखी। यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें।